हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक नेक पेन से या सर्वाइकल स्पाइन से रिलेटेड है, क्योंकि ये मेजर ऐसा एरिया होता जा रहा है दिन ब दिन कि प्रॉब्लम्स नेक से रिलेटेड बढ़ती जा रही हैं। और नेक से रिलेटेड ऐसे इश्यूज़ हैं कि अनडायग्नोज्ड हैं या वो किसी और स्पेशलिटी की तरफ रेफ़र होते हैं। तो मैं जितना भी हो सके विद इन एन आवर जितना भी हो सके मैं सर्वाइकल स्पाइन के बारे में आपको गाइड करूँगा, उसकी ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज़, जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं जो आजकल बहुत कॉमन हैं, और उनकी कॉजेज़ बताऊंगा किस वजह से हैं, और प्रिवेंटिव मेजर्स भी साथ साथ गाइड करूंगा ताकि काम करते हुए, या आपको अगर रात में पेन होता है तो उस वक्त आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए ताकि आप अपने पेन को मैनेज रख सकें। सर्वाइकल स्पाइन बेसिकली हमारा ऐसा एरिया है जो एक कनेक्शन है बिटवीन आवर बॉडी एंड ब्रेन। इस कनेक्शन पर बहुत ज़्यादा, एक तो वेट ज़्यादा नहीं है, मगर वेट ज़्यादा ना होने की वजह से स्टेबिलिटी उतनी ही इसकी कम है। अब कोई भी जॉइंट है उसमें दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, स्टेबिलिटी एज वेल एज मोबिलिटी। सर्वाइकल स्पाइन में स्टेबिलिटी भी है और मोबिलिटी भी। मोबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी स्ट्रेंथ आपकी कम होगी। जितनी जॉइंट मोबाइल होता है स्ट्रेंथ उतनी कम होती है, क्योंकि मसल्स अपनी नॉर्मल लेंथ से भी एक्सीड कर जाता है। और जितनी मोबिलिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर डिपेंड करता है कि स्ट्रेंथ किसी पर्सन की एक्टिविटी के हिसाब से क्या हो सकती है। सर्वाइकल स्पाइन को हम डिवाइड कर लेते हैं दो एरियाज़ में। अब वो दो एरियाज़ कौन से हैं? सर्वाइकल स्पाइन को जब हम डिवाइड करते हैं अपर और लोअर सर्वाइकल एरिया में, या अपर एंड लोअर सर्वाइकल स्पाइन, अपर एंड लोअर सर्वाइकल रीजन, जो भी आप कहना चाहें, उसमें डिवाइड करते हैं। अब जब अपर सर्वाइकल स्पाइन की बात आती है, अपर सर्वाइकल स्पाइन में हमें सर्वाइकल 1 वर्टिब्री, जिसको हम आम ज़ुबान में गर्दन के मोहरे कहते हैं, 7 मोहरे होते हैं टोटल। अपर सर्वाइकल स्पाइन में C1, C2, ये पहले 2 मोहरे अपर सर्वाइकल स्पाइन में आते हैं। और कहीं कहीं किसी लिटरेचर और बुक्स में लिखा है कि C3 जो तीसरा मोहरा है उसका आधा हिस्सा अपर सर्वाइकल में आता है और आधा लोअर सर्वाइकल में आता है। जब अपर सर्वाइकल स्पाइन को हम लेते हैं C1, C2, हाफ ऑफ द C3, उसमें उसकी बोन्स भी हैं, मसल्स भी हैं, जॉइंट्स भी हैं। लोअर सर्वाइकल को जब हम लेते हैं C3 से डाउनवर्ड हम जाते हैं C4, C5, C6, C7। ये तो उसकी बोनी डिमार्केशन है कि C1 से लेके C7 तक उसके वर्टिब्रीज होते हैं। अब यहीं इसके स्ट्रक्चर्स में आता है, हर जो गर्दन का मोहरा होता है उसके जो कॉमन जॉइंट्स होते हैं वो 4 होते हैं। अब वो 4 जॉइंट्स क्यों होते हैं? अब वो 4 जॉइंट्स इसलिए होते हैं कि मोहरे को आगे और पीछे, दाएं और बाएं स्लाइड और ट्रांसलेट करने से ये जॉइंट्स बचाते हैं। मेनली 4 जॉइंट्स को हम कंसीडर करते हैं, बाकी और भी होते हैं, ठीक। जो 4 जॉइंट्स हैं इनको हम मेनली कंसीडर करते हैं कि ये हमारे इम्पॉर्टेंट जॉइंट्स हैं सर्वाइकल स्पाइन के हवाले से। इन 4 जॉइंट्स का काम यही होता है कि ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं प्लस मोबिलिटी में हेल्प आउट करते हैं। सर्वाइकल स्पाइन में C1, C2 मोबिलिटी मैक्सिमम होती है बट स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। स्टेबल जॉइंट नहीं होता। विप्लैश इंजरीज़ बहुत होती हैं। अगर गाड़ी कहीं टकरा जाए या पीछे से गाड़ी को हिट कर जाए कोई, तो एकदम विप्लैश ऑफ सर्वाइकल बहुत ज़्यादा
होता है लोगों में, उसमें ये है कि इंजरीज़ भी काफ़ी होती हैं और पैरालिसिस, पैरेस्थीसिया, हाथों का सुन्न होना या ताकत का बिल्कुल चले जाना, ये यूजुअली होता है और समटाइम्स डेथ भी हो जाती है। अपर सर्वाइकल स्पाइन में 2 मोहरे आगे, उनके 4 जो जॉइंट्स होते हैं जिनको हम फेसेट जॉइंट्स कहते हैं, सुपीरियर फेसेट्स, इन्फीरियर फेसेट्स, ये 4 जॉइंट्स होते हैं जो आगे पीछे ट्रांसलेशन से बचाते हैं, रोकते हैं मोहरों को। इसी तरह C7 तक जब हम जाते हैं तो मोहरे, उसके जॉइंट्स होते हैं 4 और उन हर मोहरे के बीच में C1, C2, C2, C3, C3, C4, C4, C5, हर मोहरे के बीच में कुशन लाइक स्ट्रक्चर होती है, सिवाय C1, C2 के, क्योंकि वहाँ पर मोबिलिटी चाहिए होती है। तो वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कि एक डेंड्राइट सा होता है, आप उसको ये कह रहे हैं कि जैसे उसका प्रोसेस होता है, जो प्रोसेस वो मोस्टली वो प्रोसेस उसकी फिक्सेशन होती है। C2 का प्रोसेस C1 के अंदर फिक्स होता है ताकि वो एज इट इज़ मोबाइल हो, बिल्कुल यूँ C2 का प्रोसेस वो C1 के अंदर जो पहला मोहर है उसके अंदर बिल्कुल फिक्स होता है। यूँ जितनी भी रोटेशनल मूवमेंट्स होती हैं, सलाम फेरना राइट एंड लेफ़्ट, अपर सर्वाइकल पे होती हैं मोस्टली, ज़्यादातर 80-90% रोटेशन ये अपर सर्वाइकल पे होती है। वो इसी वजह से होती है, इस जॉइंट की मोबिलिटी की वजह से। C2, C3 फिर यहाँ से फिर शुरू होते हैं आईवी डिस्क, जिसको हम कहते हैं, अक्सर MRI CT स्कैन में लिखा होता है डिस्क बल्ज, डिस्क प्रोलैप्स, डिस्क प्रोट्रूजन, ये सब चीज़ें लिखी होती हैं। वो हर मोहरे के बीच में पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 90% वाटर और बाकी जो 10 to 15% वो फाइबर्स होते हैं जो उसको टीयर होने से और प्रेशर होकर उसको बर्स्ट होने से रोकते हैं। अब ऐसे ही C7, T1, थोरेसिक 1 वर्टिब्री तक चले जाते हैं जो भी उसकी आईवी डिस्क होती हैं। अब आईवी डिस्क का काम क्या होता है, जैसे गाड़ी के शॉक होते हैं, अब वहीं शॉक का काम कर रहे होते हैं। अगर ये आईवी डिस्क ना हो, ये पाउच लाइक, ये पंपी लाइक सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स ना हो, तो ये वर्टिब्रीज कोलैप्स कर जाएं और उन मोहरों के बीच में से नर्व्स निकल के प्रॉपरली हमारे बाजू में सप्लाई देते हैं। नर्व्स में आके डिटेल में बताऊंगा कि अपर और लोअर सर्वाइकल की नर्व्स कहाँ कहाँ पे ट्रैवल करती हैं, रेडिएट करती हैं। अब ये आईवी डिस्क का इतना फ़ायदा है, वियर एंड टियर प्रोसेस से रोकती हैं, प्लस जो जॉइंट्स हैं सर्वाइकल स्पाइन के, उनको नरिशमेंट भी समहाउ ये प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि जितनी वियर एंड टियर बचेगी उतनी अच्छी बोन डेंसिटी मेंटेन होती है। अब बोन डेंसिटी मेंटेन रहेगी तो साइड्स पे जो नोकें निकल आती हैं मोहरों पे, वो नोकें नहीं बनेंगी, जिनको हम ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं। अब डिस्क्स की इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंस होने के साथ साथ इसको हम ये कह सकते हैं कि ये एक शॉक जो जितना भी बॉडी पे आ रहा होता है उस शॉक को बहुत ज़्यादा रोकती हैं आईवी डिस्क्स। अब आईवी डिस्क को देखा, आईवी डिस्क मोहरों के बीच में आईवी डिस्क है जिसको इंटरवर्टिब्रल डिस्क या पाउच लाइक स्ट्रक्चर। अब मोहरों के पीछे अगर बैक साइड पे देखा जाए, ये फ्रंट हमारे फ्रंट एरिया है, बैक साइड पीछे का। अब अगर मोहरों को देखा जाए तो बैक साइड से मोहरों के बिल्कुल, अगर ये फॉर एग्जांपल ये स्पाइन है तो इसके बिल्कुल पीछे से यूँ जोड़ के इसके बीच में से भी, और इसके बीच में से एक फोरामेन होता है या एक सर्कल लाइक स्ट्रक्चर जिसके बीच में से स्पाइनल कॉर्ड, पूरा स्पाइनल कॉर्ड नीचे तक जा रहा होता है, जो L1 पे जाकर एंड होता है, वहाँ से उसकी ब्रांचेस निकलती हैं। अब ये सेंटर से तो जा रही है, एक मेन ब्रांच जा रही है स्पाइन की, मेन ब्रांच स्पाइन की जो स्पाइनल कॉर्ड की जा रही है, जो ब्रेन की एक्सटेंशन है। अब वो तब तक डिस्टर्ब नहीं होगी जब तक ये आईवी डिस्क सही है। आईवी डिस्क डिस्टर्ब या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, फेसेट सिंड्रोम होता है जिसकी वजह से ये कंप्रेशन ज़्यादा आ रहे होते हैं। आईवी डिस्क क्योंकि दिन में तो प्रेशराइज होगी, डेफिनेटली होगी, मसल्स वीक होंगे, कंप्रेशन आएगा, नमनेस आएगी, मगर फेसेट सिंड्रोम की वजह से ये रेगुलर बेसिस पे ये कंप्रेशन आते हैं। अब आईवी डिस्क ना होने की वजह से वो नर्व्स जो साइड से निकल के
नेक के साइड से निकल के बाजू की तरफ, शोल्डर की तरफ, आगे हाथ तक, टिप तक जाती हैं, जो जिसको हम अपनी लोकल ज़ुबान में कह सकते हैं कि ये एक्सटेंशन है, ये वायरिंग है हमारे ब्रेन की, जो सिग्नलिंग दे रहा है हमारी पूरी बॉडी को, जिससे हम प्रॉपरली हमारी जो बॉडी है ये हमारे ब्रेन से कनेक्ट है। अब नर्व्स को हमने देख लिया, अपर सर्वाइकल और लोअर सर्वाइकल से अलग अलग लेवल से नर्व्स निकलती हैं। अब हम इनको क्लासीफाई कैसे करेंगे कि अपर सर्वाइकल से नर्व्स क्या निकल रही हैं, लोअर सर्वाइकल से। मैंने पहले बताया अपर सर्वाइकल का एरिया सिर्फ 2 मोहरे हैं, C1 C2। कहीं लिखा है C3 के जो ऊपर वाले जोड़ होते हैं जिनको हम सुपीरियर फेसेट्स कहते हैं। मैंने अभी बताया था 4 जोड़ होते हैं, 2 नीचे वाले, 2 ऊपर वाले 2 जोड़ C3 के भी अपर सर्वाइकल में आते हैं। अब C1 पहला मोहरा, उसको हम ले लेते हैं। उसके नीचे से या साइड से जो भी नर्व निकलती है वो स्किन तक नहीं पहुंचती या वो किसी मसल को नहीं सप्लाई देती। C1 पे जब भी प्रॉब्लम होता है उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके सिम्टम्स वहीं तक लिमिट रहते हैं और हेड एंड नेक की तरफ सुपीरियरली वो मूव करते हैं, कान की तरफ मूव करते हैं, फ्रंट ऑफ द हेड मीन फ्रंटल एरिया पे, ऑक्सीपिट पे मूव करते हैं। समहाउ सिवियरिटी जब बहुत बढ़ जाती है जॉ एरिया में आता है, वर्टिगो ज़्यादा आती है, स्पिनिंग ज़्यादा होती है। ये सिम्टम्स हैं किसके, अपर सर्वाइकल पे जब भी प्रॉब्लम होगा। ठीक, अब इसमें से C1 की नर्व स्किन तक नहीं जाती, उसको हमने कर दिया एब्सोल्यूट। ठीक, ट्रीटमेंट में या डायग्नोसिस में हम बहुत कम उसको देख रहे होते हैं। C2 पे जब हम जाते हैं, C2 की नर्व एग्जैक्टली हम देख लें C2 C3, एक फिस्ट हम पीछे अगर नेक के रख लें, अगर इस एरिया में दर्द है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर पेन रह रहा है इस एरिया में, ये हमने 4 फिंगर्स अगर रख लिए हैं बिल्कुल नेक पे, तो ये डेफिनेटली इधर ये मस्कुलर पेन है या ये अपर सर्वाइकल का पेन है, क्योंकि लोअर सर्वाइकल की सप्लाई जो है इससे नीचे है। ट्रेपेजियस मसल, ये जो हमारा बल्क होता है, ट्रेपेजियस से नीचे लोअर सर्वाइकल की सप्लाई है। या फिर हम बेस ऑफ द लोअर सर्वाइकल C7 से हम शुरू कर लें। जब भी अपर सर्वाइकल का इशू होगा उसके सिम्टम्स नेक तक रहेंगे लिमिट, हेड की तरफ मूव करेंगे, ऑक्सीपिट पोस्टीरियरली पीछे की तरफ, सर के बैक साइड पे यहाँ जाएंगे, टेम्पोरल रीजन में जाएंगे, लेटरल हेड पे। माइग्रेन का अक्सर कॉन्सेप्ट है आधे सर का दर्द, धूप में होता है, ये वो फला अक्सर फीमेल्स ये कंप्लेंट लेके बैठी हुई हैं घरों में कि उनको माइग्रेन है, दर्द की गोली ली और सालों से चला रही हैं। ये माइग्रेन नहीं है, ये अपर सर्वाइकल कंप्रेशन है, जो कंटिन्यू फ्लेक्शन या ऐसे झुकने की वजह से अपर सर्वाइकल पर अकड़ाहट या पट्टों का जाम होना इसकी वजह से आती है। या वहाँ पर जब रोटेशन पूरी नहीं होगी तो आपका अपर सर्वाइकल डेफिनेटली वो प्रॉब्लम में आएगा। जब रोटेशन आपकी एक्सट्रीम 90 डिग्री आपको रोटेशन करनी है, आपकी टिप ऑफ द नोज़ आपकी शोल्डर के बिल्कुल लेवल पे होनी चाहिए, ये आपकी नॉर्मल रेंज है। आपको इसे नॉर्मल रखने के लिए इससे भी एंड रेंज तक जाना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रेच देना पड़ेगा, एटलीस्ट ये तो मेंटेन रहे। ठीक, ये अपर सर्वाइकल का इशू होता है कि ऑक्सीपिट पे पेन आ रहा है एक साइड पे या दोनों साइड पे। अब इसका ट्रीटमेंट भी यही है कि अपर सर्वाइकल की मैनिपुलेशन हम दे रहे होते हैं। अपर सर्वाइकल की मैनिपुलेशन या प्रोन में लेके पेशेंट को उसको प्रॉपरली उसको हेड रेस्ट उसका ठीक से फॉरहेड पे आपने एक पिलो रखा, टॉवल रोल करके रखा और आपने उसको पीए ग्लाइड्स दिए। हो सके तो C2 आपको प्रोमिनेंट दिखेगा, C1 C2 उसको थ्रस्ट दें, ये ख़त्म हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका ये है, आप अपर सर्वाइकल स्पाइन पे मोबिलाइजेशन दें। आप अपर सर्वाइकल स्पाइन पे मोबिलाइजेशन, रोटेशनल मोबिलाइजेशन देनी है, या फिर अगर आप खुद से कर रहे हैं तो रोटेशनल मोबिलाइजेशन करनी है। अब वो कैसे करनी है, अपने हेड को लेट जाएं, बैठ जाएं, जैसे आपको सूटेबल हो। अगर आप थेरेपिस्ट हैं, पेशेंट ट्रीट कर लें, प्रोन में ले लें या आप सुपाइन में ले लें। ठीक है, सुपाइन में लेके नेक की साइड फ्लेक्शन होती है। ठीक, नेक की साइड फ्लेक्शन अगर हम 45 डिग्री तक इसको बेंड करें, 45 डिग्री तक इसको डेविएट करके जब हम इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, दिस वन, ये मोबिलाइजेशन है। बट ये लोअर सर्वाइकल स्पाइन पे इसके इफ़ेक्ट्स जाएंगे कि नेक बॉडी से 45 डिग्री का एंगल बना रही है। जब हम अपर सर्वाइकल ट्रीट करने जा रहे हैं, उसके लिए हमें
45 से डाउनवर्ड जाना पड़ेगा, एटलीस्ट 60 डिग्री या उससे अबव। ठीक 60 डिग्री तक जब हम जाएंगे तो यहाँ पर जब हम मोबिलाइजेशंस देंगे, ये मोबिलाइजेशंस आएंगी हमारी अपर सर्वाइकल स्पाइन पे। या फिर भी समझ नहीं आ रहा, पूरा एक्सट्रीम फ्लेक्शन में जाएं या पेशेंट को ले जाएं एक्सट्रीम फ्लेक्शन में, देन रोटेशन करें। इस रोटेशन की वजह से अच्छा एंड रेंज तक रोटेशन करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ तक मूव करके छोड़ दिया, नहीं, एक्सट्रीम एंड रेंज तक, यहाँ ऐसे जितना एक्सट्रीम तक जाएंगे अपर सर्वाइकल जो गर्दन का स्टार्ट का एरिया है वो बेहतर हो जाएगा। जब अपर सर्वाइकल पे हम ये ट्रीटमेंट देंगे, ये तो मोबिलाइजेशन हो गई। अब इसके साथ अगर हमें थ्रस्ट देना है, फॉर एग्जांपल मुझे थ्रस्ट देना है अपर सर्वाइकल पे, आपको थ्रस्ट देना है अपर सर्वाइकल पे, सेम एज इट इज़ आपने 60 डिग्री उससे अबव एग्जैक्टली आपने रोटेशन करनी है, ठीक। जॉ को होल्ड नहीं करना, आपने एक हाथ यहाँ रखना है, देन सेकंड आप क्रॉस में आएगा दिस वन, ठीक है। इसकी वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं, कोई देखना चाहे तो वो वहाँ से देख सकता है। बहुत इजीली मैंने मैनिपुलेशन वहाँ पर गाइड की हुई है। अब जब भी हम 60 डिग्री पे एंड रेंज पे गए, फिर यहाँ पे हमने एंड रेंज को मेंटेन किया, फिर हमने थ्रस्ट दिया दिस वन, ये अपर सर्वाइकल की मैनिपुलेशन है, ठीक। एज इट इज़ फिर दूसरी साइड पे एंड रेंज पे गए, देन हमने 60 डिग्री या उससे अबव जाके थ्रस्ट दिया, अपर सर्वाइकल रिलीज़ हो जाएगा। रिलीज़ होने के बाद 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट, इतनी देर सिम्टम्स अगर सीवियरिटी के साथ पेशेंट है या आप खुद से अगर मैनिपुलेट कर रहे हैं, थ्रस्ट दे रहे हैं या ग्लाइडिंग्स दे रहे हैं, तो 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट ये सिम्टम्स रहते हैं। 30 सेकेंड्स 1 मिनट के बाद बिल्कुल ज़बरदस्त हो जाएगा पेशेंट। बट इससे पहले भी VBI लाजमी चेक कर लें, कहीं वो कोई कान के इशू की वजह से तो प्रॉब्लम नहीं है, वो सिटिंग में भी आप कर सकते हैं। रोटेशन करवाएं, ठीक है। रोटेशन करवाने में जिस तरफ रोटेशन में उसे वर्टिगो फील होगा, समझ जाएं कि उसके उसी तरफ के जो क्रिस्टल्स हैं उसके कान के वो डिस्टर्ब हैं। अगर दूसरी साइड पे भी हैं, ठीक, उसकी निस्टैग्मस भी चेक करें। अगर उसकी आंखों में निस्टैग्मस आ रहा है, यू अनस्टेबिलिटी आ रही है उसकी ऑक्यूलर, तो फिर आप उसको सुपाइन में से आप उसको सुपाइन लाइन में लें और फिर उसकी एक्सटेंशन साइड फ्लेक्शन करवा के थोड़ी देर उसको रोकेंगे। उसको अगर निस्टैग्मस, वर्टिगो, डिजीनेस फील होती है तो फिर डेफिनेटली उसके ईयर्स के क्रिस्टल्स का इशू है। फिर उसका अलग ट्रीटमेंट है, वो नेक्स्ट में किसी सेशन में एक्सप्लेन करूँगा। अब ये अपर सर्वाइकल जब मैनिपुलेट करेंगे, सिम्टम्स आने के बाद ख़त्म हो जाएंगे, बिल्कुल सही। पेशेंट्स को वॉमिट तक हो जाती है, स्वेटिंग होगी, इसके बाद ब्लड प्रेशर डाउन होता है, सडनली डाउन होता है। अपर सर्वाइकल इतनी सीवियरिटी में होता है कि लोग ब्लड प्रेशर की दवाएं शुरू कर देते हैं, नींद नहीं आती, स्लीपिंग पिल्स पे चले जाते हैं, नींद नहीं आती, स्लीपिंग पिल्स पे चले जाते हैं। अब यही चीज़ रोकने के लिए कि अगर आपको चक्कर आ रहे हैं, ठीक, अब वो चक्कर की अपनी पहले कॉज देख लें कि आपकी कॉज है इतनी कि आप 2 घंटे से ज़्यादा यूं नेक झुका के काम कर रही हैं या कर रहे हैं। अब उसके लिए मैंने अभी गाइड किया, फ्लेक्शन में जाके गर्दन बिल्कुल झुकाएं, देन रोटेशन, एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये, साइड फ्लेक्स अपने कान को शोल्डर की तरफ लाएं, फिर इसको रोटेट करें। ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ जो बताऊँगा अपर सर्वाइकल के लिए, एक टॉवल को रोल करें, उसको बिल्कुल बेस में रखें और उस पर 10 to 15 मिनट्स तक लेटें। वर्टिगो भी होगी, स्पिनिंग भी होगी, प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी देर में चली जाएगी। अगर नहीं जाती तो फिर उस चीज़ को छोड़ दें, ठीक। मैं अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। अब जब अपर सर्वाइकल को हम ट्रीट करने बैठेंगे, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। अपर सर्वाइकल बस डेलिकेट एरिया है, मैनिपुलेशन में थोड़ा ध्यान रखना होता है, अदरवाइज़ बहुत जो है वो इजी है। अब जब हम आते हैं लोअर सर्वाइकल की तरफ, अब अपर सर्वाइकल का तो ये है कि इसके सिम्टम्स ऑक्सीपट तक रहेंगे, टेम्पोरल रीजन में आँखों पे भी रहते हैं। लोअर सर्वाइकल को जब हम ट्रीट करने जाते हैं
लोअर सर्वाइकल थोड़ा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि इसमें लोअर सर्वाइकल में हमारे पास एक्सटेंशन आती है, मीन नेक एक्सटेंशन, छत की तरफ देखना, नीचे देखना, फ्लेक्शन, साइड फ्लेक्शन, ये लोअर सर्वाइकल की मूवमेंट्स हैं। रोटेशनल मूवमेंट्स जितनी भी हैं वो अपर सर्वाइकल की हैं, ये हमेशा डिफरेंस याद रखें। ठीक, ये बुक्स में अक्सर, मैंने तो किसी बुक में ऐसा नहीं डिफ्रेंशिएट करके पढ़ा कि रोटेशन स्पेसिफिकली अपर सर्वाइकल की है, एक्सटेंशन स्पेसिफिकली लोअर सर्वाइकल की है। ये चीज़ें याद रखें, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में बड़ा हेल्प आउट करती हैं। जब लोअर सर्वाइकल की तरफ आते हैं, C4, C5, C6, C7, C4-5 की नर्व का इशू है, पेशेंट ये कंप्लेंट करेगा मेरे ट्रैप्स में दर्द रहता है। अब जब ट्रैप्स में दर्द रहेगा, समझ जाएं C4 का इशू है, मुझे C4 को छेड़ना है। अब C4 को क्या छेड़ना है? अब आपने C4 के लेवल तक थ्रस्ट आपने C4 पे देना है, अदरवाइज सारे फेसेट्स अनलॉक हो जाते हैं। C4 को स्पेसिफाइड करना है। आप C4 को स्पेसिफाई ऐसे करेंगे, C4 स्पेसिफाई करने के लिए आप एग्जैक्टली लेवल, अगर आप माउथ की ओपनिंग करेंगे, अब एक तरीका तो ये है कि आप प्रोन में लेके उसको आप पैल्पेट करें और एक मार्क लगा दें, ये C4 का एरिया है। C4 पे आपने एग्जैक्ट अपने हाथ से C4 को लॉक करना है, उससे नीचे का एरिया, एंड देन उसको आपने बेंड करना है और वहीं से आपने मोबिलाइजेशन और थ्रस्ट देने, उससे नीचे का एरिया मूव ना करे, ये C4 का एरिया होता है। या कलेक्टिवली एक ही थ्रस्ट दे देंगे, उसमें भी ये रिलीज़ हो जाता है। C4 का एरिया ट्रेपेजियस मसल, ये ट्रैप्स यहाँ पे ये प्रॉब्लम करते हैं, यहाँ पे इसको रिलीज़ करने के लिए C4 को रिलीज़ करें। ठीक है, C4 की रूट, जब भी ट्रीटमेंट करें डिस्टल पेन को मत देखें, प्रॉक्सिमल रूट को लाजमी देखें। डिस्टल पेन को ट्रीट करते करते पेशेंट बेचारा मर जाएगा वहीं पे, इसलिए हमें प्रॉक्सिमल उसकी जो रूट है वो लाजमी देखनी है। प्रॉक्सिमल रूट देखें, रिलीज़ करें, पेन जाता है वेल एंड गुड, नहीं जाता फिर डिस्टली आइए कि डिस्टली क्या प्रॉब्लम चल रही है। अब C4 C5 लेटरल शोल्डर, पेशेंट से हाथ उठ नहीं रहा, फ्लेक्शन नहीं कर रहा या एबिडक्शन नहीं कर रहा, ये बहुत कॉमन इश्यूज़ हैं। ठीक है, अब ये भी दो वजूहात की वजह से होता है कि बिल्कुल शोल्डर में दर्द आ रहा है, यहाँ शोल्डर में पेन है। अच्छा, ये अक्सर डायग्नोसिस ऑर्थोपेडिक्स या न्यूरोफिजिशियंस करते हैं कि फ्रोजन शोल्डर हो गया। ठीक, 30 ईयर ओल्ड फीमेल्स हैं, 35 साल 20-25 साल की, क्लिनिक में विज़िट करती हैं। मैं क्योंकि मेल फीमेल पेशेंट्स दोनों देखता हूँ, इसलिए मुझे एक्सपीरियंस हर एक केस का, हर एक जेंडर डिफरेंस का आइडिया है कि किस में क्या इशू ज़्यादा मिलता है। ये चीज़ यहाँ पर पेन मिलती है। अब इस पेन की कॉज 2 से 3 कॉजेज़, ये एरिया अगर पेशेंट यहाँ हाथ रख रहा है और नाइट पेन की कंप्लेंट कम्प्लीटली कंफर्म करने के लिए, नाइट पेन, नींद नहीं आएगी नर्व पेन में कभी भी, नर्व पेन में कभी नींद नहीं आएगी, ये कंफर्म डायग्नोसिस होता है न्यूरोलॉजिकल इशू का और ऑर्थोपेडिक इशू का। ऑर्थोपेडिक इशू आपका वर्किंग में पेन है, वेट उठाया दर्द हुआ, आपने अब सुबह में मॉर्निंग में आप जागे दर्द हुआ, मूव किया, ख़त्म हो गया। आपके लेटने के साथ ही आपका पेन शुरू हो गया, दिन में भी रहता है, नर्व पेन रहता है दिन में भी। ठीक है, लेटने के साथ शुरू हो गया, इट मीन्स लेट नाइट आपको सोने नहीं दिया उसने, डिस्टल फिंगर्स में नमनेस आई, हाथ सुन हुआ, हाथ में दर्द चला, ये सब लोअर सर्वाइकल के सिम्टम्स हैं। ऐसा और कोई डिफरेंशियल डायग्नोसिस की चीज़ें हैं, यहाँ दर्द है, ठीक, कार्डिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, बट उसमें डिफरेंशिएट करने के लिए ये पैल्पिटेशन मिलेगी, घबराहट मिलेगी, पसीना मिलेगा, सांस रुकेगा, ब्लूइश हो जाएगा फेस या हाथ या पूरी बॉडी, ये कार्डिक सिम्टम्स हैं। चेस्ट पेन अगर हो रहा है, ठीक, क्योंकि सर्वाइकल पे लॉन्ग थोरेसिक नर्व ऐसा एरिया है जो बिल्कुल C3-4 के लेवल से निकल रही होती है, C3-4-5 के लेवल से, जो एग्जैक्टली डाउनवर्ड जा रही होती है टुवर्ड पेक्टोरल्स, और पीछे से फिर ये सिरेटस एंटीरियर को, जो शोल्डर ब्लेड के मसल्स हैं यहाँ पे, इनको सप्लाई देती है लॉन्ग थोरेसिक नर्व। ये बहुत गड़बड़ी करती है, यहाँ पेन आता है, पेशेंट बेचारा ECG कराने पहुँच जाता है, वहाँ पर ECG क्लियर मिलती है, पेशेंट गया फिर वहीं पे दवाएं फांक के। इसके लिए आपको सेम वहीं करना है, C3 को रिलीज़ करवाना है, या रोटेशनल मोबिलाइजेशन, साइड फ्लेक्शन देन रोटेशन, ठीक, ये करनी है।
अब जब शोल्डर में पेन आ रहा है, ट्रैप्स तक मैंने बता दिया, C4 C5 का एरिया हमारा लेटरल शोल्डर रहा। लेटरल शोल्डर पे पेन बहुत सारी वजूहत, AC इम्पिंजमेंट, AC जॉइंट, एक्रोमियोक्लेविकुलर, ठीक है, ये इसका पेन होता है। इसका पेन होगा, पेशेंट हाथ 90 से ऊपर नहीं उठाएगा, 90 से ऊपर उठाएगा उसके सिम्टम्स आने, बट हाथ एम्प्टी कैन में उठवाना है पेशेंट से। पहले एक्टिवली उठवाना है कि बिल्कुल स्ट्रेट रख के एक्टिवली उठवाना है कि कितना उठा रहा है पेशेंट, ठीक है। एक्टिवली उठवा दिया कि कितना उठा रहा है पेशेंट। अब एक्टिवली उठाने के बाद फिर आप पैसिव चेक करेंगे कि वो अगर 90 डिग्री तक उठाने के बाद पेशेंट कह रही है या कह रहा है कि दर्द है, तो फिर आप उसको ट्रीट करेंगे। अब ये इसका अलग इशू होता है कि ये क्यों होता है। AC का प्रॉब्लम हो गया, C5 का प्रॉब्लम हो गया, मिडल डेल्टॉइड का बहुत प्रॉब्लम होता है। मिडल डेल्टॉइड की स्ट्रेचिंग मैं बताऊंगा, जिसको अगर बाजू ऊपर उठाने में तकलीफ़ होती है या जल्दी थक जाता है, मैं मिडल डेल्टॉइड का स्ट्रेच बताऊंगा, ये बहुत ज़रूरी है। नेक में मैं शोल्डर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नेक को ट्रीट करने के लिए कम्प्लीटली 100% 2 से 3 दिन में मुकम्मल ठीक हो जाती है। नेक की कोई भी प्रॉब्लम हो, सिवाय फ्रैक्चर्स वगैरह के, डेफिनेटली वो सर्जिकल प्रोसीजर है। कुछ सिचुएशंस में हम बेबस होते हैं। नेक का मसला 2 से 3 दिन में बिल्कुल सही हो जाता है। कैसे सही होगा? जब आप नेक के साथ शोल्डर ब्लेड को ट्रीट करेंगे। शोल्डर ब्लेड ट्रीट होगा तो नेक जाकर बेहतर होगी। शोल्डर ब्लेड को क्यों कवर किया मैंने? इस वजह से कि शोल्डर ब्लेड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। सर्वाइकल पोस्चरल मसल में भी आता है ये, ठीक, जो बॉडी को इरेक्ट रखता है। और फिजिक मसल में भी, मीन नेक की मूवमेंट, रोटेशन में, एक्सटेंशन में, स्कैपुलर रिट्रैक्शन, स्कैपुलर जो एलिवेशन है उसमें ये हेल्प आउट कर रहा होता है ऊपर उठाने में, ठीक। अब जब भी आप नेक को ट्रीट करें, साइड व्यू पेशेंट का लाजमी देखें। साइड व्यू आपने देखा, अब आपको पोस्चर असेसमेंट लाजमी आनी चाहिए। साइड व्यू देखने के लिए क्या ये कान की लेंथ शोल्डर के मिड से ये दोनों बराबर हैं या नहीं, या कंधा यूँ झुका हुआ है। आपको 70% 80% पेशेंट नेक के इस पोस्चर के साथ मिलेंगे, यूँ आगे झुके हुए। उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होती है? सर्वाइकल हम्प, यहाँ पे हम्प बना होता है और फैट डिपोजिशन होती है बहुत ज़्यादा। सर्वाइकल हम्प होता है जिसके लिए हर फीमेल रोती है कि मैं कभी ठीक नहीं होंगी। मेल्स को बहुत कम होता है, फीमेल्स में ज़्यादा होता है। फिर मीडियल स्कैपुलर पेन होता है, बिल्कुल मीडियल साइड पे, यहाँ पे, जो जाता नहीं है। जितना बैठेंगे ये बढ़ेगा उतना ज़्यादा। स्कैपुलर डिस्काइनेसिया कहते हैं, 3 तरह का होता है, सुपीरियर, मीडियल, इन्फीरियर डिस्काइनेसिया, ठीक। ये अलग अलग है, ये नेक्स्ट टॉपिक मेरा होगा इंशाल्लाह जब मैं शोल्डर को एक्सप्लेन करूँगा। अब जब भी इस चीज़ को जब तक आप ट्रीट नहीं करेंगे, वापस अपनी जगह पर नहीं लाएंगे, पेशेंट को ठीक होना ही नहीं है। आप जितनी नेक की स्ट्रेचिंग्स करवा लें, जितनी नेक की स्ट्रेंथनिंग करवा लें, जितना मैनिपुलेट कर लें, रिलीज़ कर लें, जब तक शोल्डर ब्लेड जगह पर नहीं आएगा, नेक कभी ठीक नहीं होगी। वजह, अब उसकी वजह ये है, शोल्डर ब्लेड पर अटैचमेंट है ट्रैपेजियस की, तीनों फाइबर्स की, प्लस वहाँ से ट्रैप्स का अपर फाइबर हमारी नेक के साथ अटैच है। जब भी शोल्डर ड्रॉप कर रहा होता है, आगे एंटीरियरली ड्रॉप कर रहा होता है, शोल्डर ड्रॉप होने की वजह से स्कैपुलर स्टेबलाइजर्स तो काम कर रहे होते हैं, मगर नेक के मसल्स, ट्रैपेजियस मसल, वो ज़्यादा काम करता है शोल्डर के ब्लेड को स्टेबल करने के लिए। स्कैपुलर ब्लेड जब स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा स्टेबलाइज़र से, तो फिर ट्रैपेजियस मसल को काम करना पड़ता है, जो उसका काम नहीं है, एसेसरी मूवमेंट करेगा। ये मीन्स के शोल्डर ड्रॉप कर रहा है, वो एक्सटेंशन में उसको लेके जाएगा और उसको रोकने की कोशिश करेगा। इस कोशिश में मसल फैटीग होता है ट्रैपेजियस का, जो अक्सर कंप्लेंट करते हैं पेशेंट, यहाँ पे दर्द रहता है, ये बिल्कुल बेस ऑफ द नेक में एक साइड पे दर्द रहता है। वो इसी वजह से रहता है कि उस साइड का शोल्डर बहुत गिर जाता है या उस साइड की रोटेशन बहुत ज़्यादा है। ये 2 वजह हो सकती हैं जो लेटरल नेक पेन बिल्कुल बेस में होता है, ठीक है। अब इस चीज़ को ट्रीट करने के लिए शोल्डर स्कैपुलर जो स्टेबलाइजर्स हैं, सिरेटस एंटीरियर, रोम्बॉइड्स मेजर माइनर, मिडल ट्रैप्स, इनकी स्ट्रेंथनिंग उससे भी इम्पॉर्टेंट। पेक्टोरल्स की स्ट्रेचिंग, जब पेक्टोरल्स स्ट्रेच होंगे तो ये शोल्डर ब्लेड, यहाँ से स्ट्रेस रिलीज़ होगा मसल्स का, तो ये ऑटोमेटिकली तकरीबन 10 to 15% तो ये उसी वक्त अपनी जगह पर रिप्लेस हो जाएगा। प्रॉन में लेके आप जहाँ पर एंटी PA ग्लाइड्स देंगे प्रेशर्स के साथ,
यहाँ से लोअर सर्वाइकल हम भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगा। मगर इसके साथ आपको थोरेसिक स्पाइन भी देखनी है। नेक को देखने के लिए शोल्डर ब्लेड और थोरेसिक स्पाइन इसको लाजमी देखें, प्रॉन में स्पेशली। और जब भी नेक की ट्रीटमेंट करें लाइंग में करें, कभी सिटिंग में ना करें, क्योंकि सिटिंग में मसल्स एक्टिव होते हैं, आप प्रॉपरली काम ही नहीं कर पाएंगे। लाइंग में मसल्स इनएक्टिव होते हैं, रेस्ट में होते हैं, आप इजीली थ्रस्ट दे सकते हैं, इजीली स्ट्रेच दे सकते हैं, उसको अडाप्ट करेगा मसल। अब शोल्डर ब्लेड को स्टेबल करने के लिए एक तो स्ट्रेचिंग्स टेक्निक हैं कि आप पेक्टोरल्स को स्ट्रेच कर लिया, आपने एल्बो प्रेस पेशेंट को बता दी, आपने कॉर्नर स्ट्रेच पेशेंट को बता दिया। उससे भी ऊपर, सबसे ऊपर जो एक चीज़ आती है शोल्डर स्टेबिलिटी। हमें स्टेबल रखवाना है पेशेंट का शोल्डर। मिनिमम 3 to 4 आवर्स तक अगर वो स्टेबल कर लेगा डेली बेसिस पे, तो विद इन 3 days उसका शोल्डर वापस रिप्लेस हो जाएगा अपनी जगह पे। अब ये कैसे होगा? 2 तरीके हैं। अब इस 2 तरीक़ों के एक तो मैनुअल है जो आपको करना है, दूसरा आप ऑर्थोसिस की हेल्प लेते हैं। शोल्डर सपोर्ट जो बेल्ट आता है, शोल्डर सपोर्ट थोरेसिक स्पाइन की एडजस्टमेंट के साथ, उसकी स्टेबिलिटी के साथ आता है। वो क्या तो पेशेंट को वो रिकमेंड कर दें, बट उससे भी बेस्ट ये है कि आप पेशेंट को टेपिंग करें। ठीक, पेशेंट की शर्ट रिमूव करके शोल्डर पेशेंट को बोलें कि एक्सटेंड करें, फिर आपने उसकी टेपिंग को यहाँ से आपने टेप शुरू करना है और बिल्कुल आपने अपोजिट साइड के स्कैपुला के लोअर बॉर्डर पे जाके आपने अटैच करना है। मीन पूरा क्रॉस में यूँ जाएगा बेल्ट पीछे से, जो स्ट्रैप होगा टेप का, ठीक यहाँ से शुरू होगा और पीछे से पूरा स्टेबल आपने लोअर सर्वाइकल, लोअर शोल्डर ब्लेड तक, दूसरी अपोजिट साइड तक लेके जाना है, ताकि पेशेंट का दो इसको 2 times आप इसको ये करना है। अगर ज़्यादा है तो इसको 3 times भी कर सकते हैं, मसला नहीं है, बट एक दिन करें, एक दिन छोड़ दें। नेक्स्ट डे देखें ज़रूर कि पेशेंट को रैशेज़ वगैरह तो नहीं है, और रैशेज़ अगर हैं तो फिर मत करें। फिर यह है कि कोई ऑइंटमेंट हाइड्रोजोल वगैरह या क्यूटिवेट वगैरह दे दें ताकि वो बेहतर हो जाए। शोल्डर स्टेबिलिटी के लिए, फिर लोअर सर्वाइकल के लिए, अब लोअर सर्वाइकल की मूवमेंट्स हमने बेहतर करनी है। उनको देखना है, पेशेंट जब कहता है ना मुझे बेस ऑफ द नेक में दर्द है, C5 का यहाँ गया, C6 एल्बो में जा रहा है, 7 वही फिंगर्स में C7 8 जो नर्व्स का है वो फिंगर्स और हैंड C8 फिर वापस ट्राइसेप में आती है, T1 फिर एंटीरियर चेस्ट पे, थोरेसिक 1 जो नर्व है वो चेस्ट पे आ जाती है। अब मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम एक मिलती है, हाथ सुन्न होते हैं सोते हुए, ये अक्सर कॉमन प्रॉब्लम, हाथों में जलन, बेचैनी और ग्रिप जो है ना वो वीक रहती है। ये बहुत कॉमन सिम्टम है नेक पेन वालों का, स्पेशली फीमेल्स का, बहुत क्रॉनिक। जब लगता है ना कि इधर का इलाज उधर का इलाज ख़त्म हो गया, वो भी कोई पकड़ के लाएगा उनको क्लिनिक में तो आएंगी, वरना उसी दर्द के साथ उनको मरना है। ये कंफर्म है, फीमेल्स कभी भी अपना ख्याल नहीं रखती। इसलिए जिन फीमेल्स को अर्ली पेन भी अगर है लोअर सर्वाइकल पे, ट्रीटमेंट ले लें, 1 सेशन 2 सेशन, आपकी 6 महीने साल की छुट्टी हो जाएगी। फिर उसको मेंटेन रखें घर पे। ठीक, उसको मेंटेन रखने के लिए लोअर सर्वाइकल की सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज एक्सटेंशन। एक्सटेंशन यूँ नहीं करने के ऊपर देखा और नीचे देखा, नहीं, एक्सटेंशन पूरी 90 डिग्री है, 90 डिग्री लेके जाना है मोस्टली। अब जब हम 60 डिग्री तक गए, पेशेंट को सिम्टम्स आने लगते हैं, पेन आने लगता है। अगर वो रेडिकुलोपैथी है, पेशेंट को नर्व कंप्रेशन है, 45 से ही उसको सिम्टम्स आने लग जाएंगे, ये सीवियरिटी है। नहीं है तो फिर उसको सिम्टम्स, एक्सटेंशन में अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो इट मींस कंप्रेशन ज़्यादा है, कोई डिस्क बल्ज, प्रोलैप्स, प्रोट्रूजन, एक्सट्रूजन, ये वो दूसरा तीसरा ऐसा कुछ नहीं है। अब एक्सटेंशन में अगर पेन आ रहा है, हाथ में भी आ रहा है, नो वरीज, प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट गैप कम हुआ है आईवी डिस्क का। उस गैप को बेहतर करने के लिए क्या करना है, हमें नेक की लेंथ को बेहतर करना है। अब पेशेंट की गर्दन आहिस्ता आहिस्ता छोटी हो जाती है, क्यों होती है? फ्लेक्सर्स, ये SCM, ये सबसे बड़ा जो है ना ये फितना है, ये SCM। ठीक, कंटिन्यू फ्लेक्जन की वजह से दोनों साइड के SCM मसल्स क्रॉस में होते हैं, बिल्कुल बेस ऑफ द स्कल में लगता है, ये अटैचमेंट देता है। अब इसकी प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है, ये जब टाइट होते हैं SCM, इसको हम SCM सिंड्रोम कहते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे बैक ऑफ द ईयर पे, यहाँ पे
जब आप इसको दबाएंगे, ठीक, इसको भी लाजमी चेक करें। पेशेंट अगर कह रहा है मेरे कान में झुंझुनाहट, टिनाइटिस के अगर सिम्टम्स आ रहे हैं विद पेन और विदाउट पेन, एससीएम लाजमी देखें। एससीएम रिलीज़ करवाएंगे, चेक करेंगे यहाँ पर ट्रिगर्स बने हुए अगर मिलें, पेशेंट शाउट करेगा अगर उसको एससीएम का प्रॉब्लम हुआ। जो ही आप इसके ट्रिगर्स को कंप्रेशन के साथ रिलीज़ कराएंगे, उसके टिनाइटिस ख़त्म हो जाएगा। उसका कान अगर सुन हो रहा है, हियरिंग कम हो गई है, हियरिंग बेहतर हो जाएगी। ये एविडेंट चीज़ें हैं जो मैं पेशेंट्स पे कर चुका हूँ। दूसरी चीज़ कि एससीएम का स्ट्रेच, अब जब एक्सटेंशन नहीं होगी, कंटिन्यू फ्लेक्शन में मसल रहेगा मोर देन 2 आवर्स, 2 से 3 घंटे भी रहेगा मसल, वो उस पोजीशन को अडॉप्ट कर लेता है। अब पेशेंट उसको कंपनसेट करने के लिए यहाँ से नेक उठाना शुरू कर देता है ये, अब वो यूँ नहीं उठाता। ठीक, जब एससीएम टाइट होते हैं वो एक्सटेंशन नहीं करने देंगे। आप कैसे करेंगे? तो पेशेंट एससीएम टाइट है, पेशेंट उसको कंपनसेशन में यूँ लेके चला जाएगा गर्दन को, और यूँ देखेगा इधर, फिर ऊपर भी ऐसे ही आंखों से देख लेगा कि मैं छत को देख रहा हूँ, बट आहिस्ता उसकी ये एक्सटेंशन, जो एक्सटेंशन ख़त्म होती जाएगी उतना ही न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आने लग जाएंगे। कोई डिस्क विस्क का मसला नहीं होता, कोई नर्व कंप्रेशन नहीं, फेसेट्स रिलीज़ करवाएं, जो नॉर्मल रेंजेस हैं एक्सटेंशन, रोटेशन, फ्लेक्शन, साइड फ्लेक्शन बेहतर कराएं। वो कैसे बेहतर होंगे? मैनिपुलेशन बेस्ट टूल है सर्वाइकल का, मैनिपुलेशन बेस्ट टूल है। स्ट्रेचेस, बट आपने स्ट्रेचेस करवाने किस में? लाइंग में, सिटिंग में नहीं, बहुत कम करवाएं सिटिंग में। ठीक है, सिटिंग में तब जब एंड रेंजेस रह जाएं आप सिटिंग में करा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा सिटिंग में एक चीज़ और कि हम नेक रोटेशन विद ट्रैप्स मोबिलाइजेशन, ट्रैप्स की ग्लाइडिंग देते हैं। ठीक है, वो सिटिंग में जब देखते हैं कि एक तरफ की रोटेशन कम हो रही है, फिर हम इसको ग्लाइड देते हैं, इसको पकड़ के फिर हम इसको पीछे ग्लाइड देते हैं, पोस्टीरियर ग्लाइड। जो पोस्टीरियर ग्लाइड देते हैं ये रेंज बेहतर होने लगती है। एक तो ये काम। दूसरी चीज़, हमें ट्रांसवर्स प्रोसेस, गर्दन के जोड़ बनते हैं ऐसे, ठीक, जोड़ यहाँ पर जो इसके डेंड्राइट्स आते हैं साइड पे आते हैं, बिल्कुल साइड पे आते हैं। अब हाथ रखा, नेक रोटेट करवाए, साथ आपने यहाँ से मैनुअल हेल्प भी दी इसको। ठीक, एंटीरियर ग्लाइड आपने देना है यूँ। ठीक, घर पे कर रहे हैं तो एंटीरियर ग्लाइड, अगर ग्लाइड समझ नहीं आ रहा कोई भी ऑइंटमेंट लगाएं, यूँ मालिश करें ज़ोर से, और यहाँ से नेक को घुमाते रहें। जितना नेक को टर्न करके आप यहाँ से जो मूव करते रहेंगे, आप रबिंग करते रहेंगे, नेक घुमाते रहेंगे, एक्सटेंशन बेहतर हो जाएगी। एक्सटेंशन बेहतर करें। फ्लेक्शन ऑलरेडी इतनी ज़्यादा होती है कि आपको उस पर काम करने की ज़रूरत नहीं होती। साइड फ्लेक्शन पे काम करें, बिल्कुल करें। अगर आपको लगता है कि टाइटनेस है, बहुत कम, मोस्टली प्रॉब्लम एससीएम की मिलती है, ये फसाद की जड़ है सारी। आपको इसे रिलीज़ करवाना है, ट्रैक्शन देनी है मैनुअल। ठीक है, मैकेनिकल ट्रैक्शन पे मत जाइए। ठीक, मैनुअल ट्रैक्शन से आप चाहें तो आप मैनुअली हाथ से कर सकते हैं, या फिर आप एक टॉवल ले लें। टॉवल से भी बेस्ट है आप बेड शीट ले लें, एक तो उसकी लेंथ अच्छी होती है और उसके स्लिप होने का ख़तरा नहीं होता। ठीक, पेशेंट को बोलें जॉ ना खोले, बात ना करे, प्रॉब्लम हो हाथ से इशारा करे। ठीक है, अब इसमें ट्रैक्शन में भी 2 तरीके हैं, 2 जगह आती हैं ट्रैक्शन में। आपको लग रहा है अपर सर्वाइकल में इशू है या लोअर सर्वाइकल में, ये तो क्लियर हो गया कि हमें रोटेशन इंप्रूव करनी है 90 डिग्री इधर, 90 डिग्री इधर, एक्सटेंशन इंप्रूव करनी है 90 डिग्री। इसको बता के एक्सटेंशन को फिर मैं ट्रैक्शन की तरफ जाता हूँ। एक्सटेंशन इंप्रूव नहीं हो रही, यहाँ पेन आने लग गया है। अपने दोनों हाथों की 2-2 फिंगर्स बिल्कुल बेस पे रखें। ठीक है, बेस पे रख के एंटीरियर ग्लाइड दें, एंटीरियर ग्लाइड देंगे, देन एक्सटेंशन करें। बहुत आराम से एक्सटेंशन बेहतर हो जाएगी। आपने लोअर सर्वाइकल पे रखा, जो आप हाथ लगाएंगे गर्दन पे, हाथ लगा के आप इसको इंटीरियरली कंप्रेशन देंगे, यूँ इंटीरियर ग्लाइड दे के जितना हो सके आप इसको ऊपर की तरफ मूव कराएं। MWM भी करवा सकती है। MWM है मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट। आपने ग्लाइड दिया इंटीरियरली, या ख़ुद को ऐसे दबा के मोहरों को, नीचे के मोहरों को आगे तो दबा के रखा, फिर आपने एक्सटेंशन की। ऐसे करने से जो एक्सटेंशन बेहतर होती जाएगी, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम सबसाइड होते जाएंगे। जितने न्यूरोलॉजिकल सिम्टम सबसाइड होंगे उतना पेशेंट रिलैक्स होगा।
थोड़ी सी मेहनत का काम है। कोई टेंस हीटिंग पैड काम करते हैं, हीटिंग पैड सुपरफिशियल, बट ओपीडी में कभी भी मत लगाएं, टाइम सेव करें अपना भी, पेशेंट का भी। पेशेंट को घर के लिए दे दें, क्योंकि हीटिंग पैड लगाने के बाद स्ट्रेचिंग बहुत अच्छी चाहिए। नहीं करेंगे तो फिर मसल पहले से भी ज़्यादा टाइट होके आएगा। मसल स्पैज़म के साथ आता है पेशेंट हमेशा। उस पर टेंस मत लगाएं, करंट कभी मत लगाएं, कभी मत लगाएं। अगर पेशेंट हैं आप तो कभी मत लगवाएं करंट, क्योंकि करंट का काम है मसल को और स्टिमुलेट करना और ज़्यादा जगाना। ये पेन गेट साइकिल पेन कम करता है, ये वो दूसरा तीसरा अपनी जगह होगा, मगर कॉमन सेंस की बात है, करंट मसल्स को स्टिमुलेट करता है। अब उस करंट को जब टाइट मसल्स ऑलरेडी स्टिमुलेट होते हैं, बिकॉज वो अंदर की नर्व्स और स्ट्रक्चर्स को बचा रहे होते हैं, इसलिए वो ऑलरेडी टाइट होते हैं, स्पाज़म में होते हैं। जितना स्पाज़म ज़्यादा होगा उतने अलर्टनेस, मसल गार्डिंग रिस्पॉन्स, जिसको हम प्रोटेक्शन मैकेनिज्म कहते हैं बॉडी का, वो बड़ा हुआ होगा। जब वो बड़ा होगा, आप उस पर करंट के हैमर्स लगा रहे, मसल्स और टाइट होते जाएंगे। जितना आप करंट लगाएंगे मसल उतना टाइट होंगे। 15 मिनट 20 मिनट टेंस, 15-20 मिनट हीटिंग पैड, ये 30 मिनट पेशेंट के भी बचाएं, अपने भी बचाएं। 15 मिनट 20 मिनट मैनुअली ट्रीट करें, जगह पे पेशेंट का दर्द दूर करें, पेशेंट भी गायब। आप फिर नेक्स्ट लॉट आप लें, आप बहुत इजीली, आपको रेस्ट का भी टाइम मिल जाएगा और आपके पेशेंट्स का रिस्पांस बहुत अच्छा आएगा। पेशेंट बहुत जल्दी ठीक होता है। ठीक, टोटली 3 दिन का अपने साथ चैलेंज रखें कि 3 दिन में पेशेंट को ठीक करना है। ठीक अगर नहीं भी हुआ, 90% सही करना है, 80% के वो अपने एडियाज जॉब दोबारा शुरू करें। ठीक है, अब ट्रैक्शन की तरफ आते हैं। ट्रैक्शन जो है वो मैनुअली दें, लाइंग में दें, बेडशीट हो, उसकी लेंथ ज़्यादा होती है। इसके 2 तरीके हैं। मैंने जब आपको स्टार्ट में बताया था, जब अपर सर्वाइकल स्पाइन का इशू होता है, हमें मूवमेंट्स करवानी होती हैं, फ्लेक्शन, रोटेशन। ठीक है, अब सर्वाइकल स्पाइन का कर्व यूँ है, दिस वन। ठीक, सर्वाइकल स्पाइन का कर्व अगर मैं बताऊँ आपको, ठीक, यूँ आता है, यूँ सी शेप। ठीक, अब सी शेप कर्व है, मुझे इस सी शेप कर्व को, अगर मैं इसी सी को, फॉर एग्जांपल इसी सी को मैं खींचूं, ठीक, ये सी शेप कर्व है, इसको मैं यहाँ से खींचूंगा तो इसका खिंचाव सिर्फ यहाँ तक जाएगा, बेस तक नहीं जाएगा। अगर मैं इसको सीधा करके खींचूंगा तो इसका खिंचाव बेस तक जाएगा। आप यहाँ से क्लियरली जॉइंट को देखेंगे ना, ये इसका, अगर मैं इसको बेंड करके खींचूंगा तो इसका बेस तक लोड नहीं जाएगा, यहाँ तक ट्रैक्शन आएगी। अब हमें अपर सर्वाइकल पर ट्रैक्शन देने के लिए करना यही है। क्या करना है कि हमें थोड़ा सा फ्लेक्शन में रख के, ठीक, 15-20 डिग्री 30 डिग्री, ठीक, 30 डिग्री तक, 15 डिग्री 20 डिग्री तक उसको फ्लेक्शन में रख के देन फिर उसको ट्रैक करना है। अब जितना आपने उसको एंगल दिया, फॉर एग्जांपल आपने 20 डिग्री पे रख के उसको ट्रैक्शन देनी है, तो आप उसी का जो एंगल ऑफ पुल होगा, एंगल ऑफ पुल भी यूँ रखेंगे, यूँ ऐसे। ठीक, अब ऐसे नहीं कि यूँ रखा हुआ और उसका एंगल ऑफ पुल यहाँ है, नहीं, फ्लेक्शन में है तो एंगल ऑफ पुल भी यूँ जाएगा ताकि वो ऐसे ट्रैक्शन में जाए। जो ट्रैक्शन में जाएगा तो अपर सर्वाइकल स्पाइन पे उसके लोअर सर्वाइकल स्पाइन पे उसके बेनिफिट्स आएंगे जब मोस्टली फ्लेक्शन में जाते हैं। जब अपर सर्वाइकल स्पाइन के हम बात करते हैं तो उसमें एक्सटेंशन में हम थोड़ा सा एक्सटेंशन में जाएंगे। एक्सटेंशन में जाके 15 डिग्री नॉर्मल एक्सटेंशन है, 20 डिग्री पे चले जाएं। 20 डिग्री पे आप उसको सेम एज इट इज़, इसका भी आपने ट्रैक्शन देना है, जैसे आपका हेड है एज इट इज़ वैसे ही ट्रैक्शन देनी है उसी डायरेक्शन में। तो फिर ये अपर सर्वाइकल पे इम्पैक्ट आएंगे। स्ट्रेट रख कर खींचने से बेस में आउटपुट जाएगा, स्ट्रेट रख कर ट्रैक्शन से बिल्कुल बेस में आउटपुट जाएगा। एक्सटेंशन करके ट्रैक्शन देने से अपर सर्वाइकल पे उसके इम्पैक्ट्स आते हैं। ये डिफ्रेंशिएट कर लें, इसके हिसाब से ट्रैक्शन दें। पहले ग्लाइड्स दें, हल्के हल्के ग्लाइड्स दें। ग्लाइड्स क्यों दें कि उसकी नेक, पेशेंट के नेक की स्ट्रेंथ और मोबिलिटी देख लें कितनी है। ऐसा नहीं कि उसकी मोबिलिटी बहुत ज़्यादा है, आपने अपनी ताकत के हिसाब से खींच लिया, पेशेंट गया, ठीक, उसकी गर्दन हाथ में, ऐसा नहीं करना। पहले उसको ग्लाइड्स दें, उसकी नेक की मोबिलिटी देखें, ठीक है, कि वो कितना जो है वो एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, पिक अप द स्लैक, उसमें हम देखते हैं कितनी मोबिलिटी है, स्पाज़म कितना है, उसकी अवेलेबल रेंज देखते हैं,
अवेलेबल रेंज देखने के बाद फिर हम देखते हैं एंड रेंज में कि वहाँ पर हमने थ्रस्ट देना है, थ्रस्ट देना चाहे थ्रस्ट दे, नहीं तो एंड रेंज तक ट्रैक्शन दें फिर छोड़ें, ट्रैक्शन दें फिर छोड़ें। यहाँ तक हो गई ट्रैक्शन की बात। ठीक, मसाज आप बिल्कुल करें घर पे लाजमी, ठीक, दोनों हाथों से साइड्स पे ट्रेपेजियस स्ट्रैप्स को लाजमी टारगेट करें और हमेशा लेट के मसाज जो है वो लोग घर वालों से कराएं। थेरेपिस्ट क्लिनिक में मसाज ना दें, ठीक है, क्योंकि एक तो ये एस्थेटिकली अच्छा नहीं है, दूसरा ये कि इसके आउटपुट रिलैक्सेशंस के हैं। रिलैक्सेशन हम क्लिनिक में नहीं करवाते, हम पेन मैनेजमेंट करवाते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब उसके अलावा हाँ, अल्ट्रासाउंड का मैं जो इलेक्ट्रोथेरेपी की मोडालिटीज़ हैं, अल्ट्रासाउंड की साउंड मोडालिटीज़ हैं, उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा कि वो कहीं कहीं हम दे सकते हैं, बट वो भी नर्व रूट्स पे मत दें, ठीक है। आपको जब जो एससीएम सिंड्रोम मिलता है यहाँ पे आप दें लाजमी, यहाँ पे एससीएम सिंड्रोम पे लाजमी दें। उससे यह है कि लो इंटेंसिटी पे दें, वो बेहतर हो जाता है एससीएम सिंड्रोम। ये एक ओवरव्यू था सर्वाइकल स्पाइन का टोटल।